हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये बुक है एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 8th की। और चैप्टर है रिसोर्सेज। तो हमने ये आपको पार्ट बताया था, ठीक है। और इसमें बताया था यूटिलिटी, वैल्यू, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह से रिसोर्स के बारे में भी बताया था कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो गाइस आज हम बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक बताया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए क्या होता है, पानी का इस्तेमाल करके एनर्जी में यूज़ किया जाता है, फ्लोइंग ऑफ वाटर, है ना, फास्ट फ्लोइंग ऑफ वाटर। इसका यूज़ करते हुए, ठीक, एनर्जी बनाई जाती है। तो बहरहाल अब हम आज शुरू करेंगे गाइस यहाँ से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो बात जब करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, तो इसको पहले हम पढ़ेंगे, है ना। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हैंड टू हैंड बताने की, वहाँ हैंड टू हैंड बताएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। यानी ह्यूमन खुद में एक रिसोर्स है, तो जाहिर है सबसे बड़ा रिसोर्स तो ह्यूमन ही है ना, एक दूसरे के काम आना, ठीक। अब गाइस यहाँ बात कहने की ये है कि रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड। यहाँ क्लासिफाइड का मतलब है कि ग्रुप, जब हम ग्रुप में बांटते हैं, यहाँ अलग अलग क्लासेस में करते हैं, अलग अलग श्रेणियों में करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ठीक। तो इसी को बोलते हैं क्लासिफाइड, है ना। तो ठीक है ना। तो नेचुरल यानी कि जो हमें कुदरत से मिलता है, प्रकृति से हमें देती है, ठीक है, जैसा पानी, हवा, या और भी हीरे, ठीक है, हीरे यानी कि कोल की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में। ह्यूमन मेड भी रिसोर्सेज होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। ये पेंसिल भी रिसोर्स है, मोबाइल भी रिसोर्स है, कैमरा भी रिसोर्स है, ठीक। और ह्यूमन भी रिसोर्स है अपने आप में। तो बहरहाल देखिए, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है, ये है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। यानी जो हमें नेचर से मिलता है ना। हमें इसको बनाना नहीं पड़ता है, ठीक, बना बनाया मिलता है, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. तो गाइस मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इसका मतलब ये है कि ये है कि वो रिसोर्सेज जिनको कुदरत या नेचर से लिया जाता है या उनसे निकाला जाता है, और बिना किसी ज़्यादा बदलाव के, यानी बिना किसी मॉडिफिकेशन के उनको इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो गाइस जैसे कि हवा, जिससे हम सांस लेते हैं, या झीलों और नदियों का पानी, या मिट्टी, है ना, और या फिर मिनरल्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए मिनरल्स, किसे कहते हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसमें बुक में नहीं दिया हुआ ये क्वेश्चन भी। तो मिनरल्स क्या है, मैं इंग्लिश में जैसे हम बात करें तो मिनरल्स डिक्शनरी में या इसके टर्म्स में कि मिनरल्स होते हैं, क्या है, सॉलिड होमोजीनियस इनऑर्गेनिक यानी कि ये वो उससे नहीं बनते, पेड़ पौधों से नहीं बनते या जानवर के मरने से नहीं बनते। सॉलिड होमोजीनियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अक्रिंग इन नेचर हैव ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, या ये कह लीजिए एक डेढ़ लाइन में कि कंपोज्ड ऑफ, यानी मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ मैटर अदर देन प्लांट और एनिमल। तो इसमें मेन पॉइंट बताऊंगा कि मिनरल नेचुरल अकरिंग है, यानी कि नेचुरल है ये, है ना, नेचर में मिलता है। और इनऑर्गेनिक सॉलिड है, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। और इसका केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो ये डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन में होता है, ठीक। और मिनरल जो है एटॉमिक अरेंजमेंट की बात की जाए तो ये मिनरल ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट, यानी कि ऑर्डर्ड में होता है, ठीक है। और गाइस दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस, ये मेन चीज़ है, इसीलिए ये नेचुरल अकरिंग है, ठीक। उसके बाद अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि गाइस इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। तो आपने सुना होगा जो सबसे महंगी चीज़ है और दुनिया में पाई जाने वाली नेचुरली सबसे ठोस चीज़, उसका नाम है हीरा, ठीक है। हीरा है, सोना है, चांदी है, गैलीना है, जिप्सम है, फॉस्फेट्स है। हीरा को हम डायमंड भी बोलते हैं, सोना को गोल्ड और सिल्वर को चांदी बोलते हैं, ठीक।
तो फॉस्फेट है, सल्फर है, क्वार्ट्ज घड़ी में भी यूज़ किया जाता है, स्टोन जो पत्थर होता है आमतौर से घरों में भी यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स ये भी नेचुरल मिनरल से ही बनता है, कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है। बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं, ये मैंने नाम बता दिया। मिनरल्स की कहानी आपको मुझे लगता है कि अब नहीं भूलेंगे, ठीक। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि इनमें से कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे लिए नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट हैं। फ्री गिफ्ट अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने के लिए, यानी इन रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने के लिए हमें औज़ार और टेक्नोलॉजी, यानी टूल्स का मतलब औज़ार होता है, तो टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ठीक। तो गाइस ये थी कहानी। अब हम देखते हैं ये, ठीक। तो गाइस ये है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको कहने का मतलब ये है गाइस कि ये जो, अच्छा हाँ, क्लासिफाइड का मतलब मैंने बता दिया था, दर्जाबंदी, यानी कि क्लास में, ग्रुप वगैरह में वर्गीकृत करना, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी इसके विकास स्तर, मतलब तरक्की की जो सतह होती है, जिस लेवल पर ये डेवलप्ड हुआ है, और इसका इस्तेमाल या ओरिजिन है ना, यानी असल या जहाँ स्रोत है, ओरिजिन स्रोत जहाँ पैदा होती है कोई चीज़, या इसके स्टॉक यानी भंडार, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, मतलब कहाँ कहाँ किस तरीके से जाएगा, बांटना या किसी को ले एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो है ना, इस बिना पर नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासिफाइड यानी ग्रुपिंग करते हैं या ग्रुप में बनाते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो ये था इतने का कहने का मतलब, ठीक है। अब गाइस इसका देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि रिसोर्सेज के इस्तेमाल और डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट और इस्तेमाल के बिना पर या उसके हिसाब से इनको दो ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। एक है एक्चुअल रिसोर्सेज यानी कि असल, और एक है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, या कि जो पोटेंशियली अवेलेबल है, ठीक है, जो हमें पता नहीं है। बहरहाल अब इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए क्या है, इसको आगे करके गाइस एक्चुअल रिसोर्सेज के क्या है कि आर दोज रिसोर्सेज होज क्वांटिटी, यानी कि जो उसकी मात्रा है, क्वांटिटी इज़ नोन, यानी एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जिन रिसोर्सेज की हमें क्वांटिटी या मात्रा या मिकदार हमें पता है, हमें मालूम है कि ये कितने हैं, है ना। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, और इन रिसोर्सेज का मौजूदा टाइम में इस्तेमाल भी हो रहा है या इस्तेमाल होता चला आ रहा है, ठीक है। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ, अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रहे हैं कि द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रोहर रीजन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी एक देश है, उसके इलाके में, रोहर इलाके में जैसे कोल हमें डिपॉजिट मिलता है बहुत ज़्यादा, मतलब तादाद, बहुत ज़्यादा मिकदार में, क्वांटिटी में, ठीक है। और दूसरा इन्होंने मिसाल दिया कि पेट्रोलियम जो है मौजूद है इन द वेस्ट एशिया, ठीक। वेस्ट एशिया समझ सकते हैं, गल्फ़ का रीजन ज़्यादा आता है इसमें, ईरान और अरब के कंट्रीज़ इसमें ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक। और द डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन्होंने एक्चुअल रिसोर्सेज की एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि हमें मालूम भी है और ये हमें पता भी है कहाँ पर कितना इसकी क्वांटिटी है। तो इन्होंने डेक्कन प्लेटू में, एक महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है, क्या है वो, डार्क सॉइल्स, ठीक। तो ये क्या है, आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज, ये क्या है, सभी एक्चुअल रिसोर्सेज के तौर पे ये होते हैं, या इनका नाम लिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, यानी जिनका हमें पता है कहाँ पर है और कितना है, ठीक। अब बात आती है पोटेंशियल रिसोर्सेज की। तो देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज entire quantity may not be known and these are not being used at प्रेजेंट। तो कहने का मतलब गाइस यही है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, है ना, यानी जिनकी पूरी क्वांटिटी या पूरी मात्रा मिकदार हमें पता ही नहीं है, मे नॉट बी नॉन, हमें पता नहीं है, और ये इस समय यानी मौजूदा टाइम में इनका प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक। तो यही बात है कहने वाली, समझने वाली। तो देखिए इसमें कि दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, और कहने का मतलब है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज को जो है, इनका ये अभी ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जब ये इनका पता चलेगा और ये जो है ज़रूर फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है।
द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड एनफ टू ईजिली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। और साथ में ये कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। किसकी बात चल रही है यहाँ फ़िलहाल? यहाँ बात चल रही है पोटेंशियल रिसोर्सेज की, ठीक। उसके बाद देखिए, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। अब ये कहते हैं कि यूरेनियम जो हमें पता चला है, सिर्फ हमें ये पता चला है कि लद्दाख में यूरेनियम है, लेकिन ये पोटेंशियल रिसोर्सेज के तौर पर पता चला है, जिसका हमें जो ये कहते हैं कि जिसका हमें यूज़ जो करना है वो फ्यूचर में किया जा सकता है, ठीक। उसी तरीके से हाई स्पीड विंड्स वर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स एगो। अब ये कहते हैं पुराने ज़माने में 200 साल पहले जा कर के हाई स्पीड यानी जो रफ्तार है, तेज़ रफ्तार हवाएं हैं, ये क्या थी 200 साल पहले हमारे लिए, दुनिया के लिए क्या थी, ये पोटेंशियल रिसोर्स के तौर पर जानी जाती थी, क्योंकि इनका हमें यूज़ और इसके हमें क्वांटिटी और ये सब चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है। लेकिन ये 200 साल पहले थी। अब ये 200 साल अब ये नहीं है, पोटेंशियल रिसोर्स में अब ये नहीं आएंगी, ठीक। तो टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज, तो इसलिए इनको विंड, जो हाई स्पीड विंड है, ये क्या है आज के ज़माने में ये एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी, और विंड फार्म्स जहाँ पे ये विंड मिल्स लगे रहते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं विंड मिल्स, ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से, और ये जगह भी बताएंगे इंडिया का भी और बाहर का भी। तो विंड मिल्स की विंड फार्म्स में जो विंड मिल्स होते हैं, इनके ज़रिए क्या होता है कि हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी मतलब जनरेट कर रहे हैं। तो नीदरलैंड्स पे ऐसा होता है ना, नीदरलैंड्स का नाम लिया इन्होंने, नीदरलैंड एक मुल्क है। और यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। तो ये विंड मिल जो है ये इंडिया में कहाँ है? एक तो गुजरात कोस्ट, यानी कि गुजरात के जो साहिली इलाके हैं जहाँ समुद्री तट हैं, वहाँ पर हैं ये विंड मिल्स, जहाँ पे एनर्जी यूज़ किया, इनका हवाओं का, यानी कि हवा की तेज़ गति का यूज़ करके इनका एनर्जी यूज़ की जाती है, बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। और नगरकोइल कहाँ पर? नगरकोइल में है, कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। इस उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये, अब देखिए, बेस्ड ऑन दियर ओरिजिन, यानी कि इनके ओरिजिन, यानी कि इनके जो है स्रोत, या इनके जहाँ ये ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ ये पैदा होती हैं, उस हिसाब से, और रिसोर्स उस हिसाब से रिसोर्सेज कैन बी अबॉटिक और बॉयटिक, ठीक है। यानी कि रिसोर्सेज या तो जानदार होता है या बेजान होता है। अब बॉयटिक जानदार, अबॉटिक बेजान या मुर्दा, ठीक है। अबॉटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग। अबॉटिक यानी जो बेजान होता है, अबॉटिक का ये इंग्लिश का वर्ड है, हालांकि हम जब इसको तर्जुमा करेंगे अपनी लैंग्वेज में तो ये बेजान होता है ना, मुर्दा। अबॉटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, यानी कि मुर्दार से होता है, यानी कि बेजान या जिंदा से नहीं, मुर्दा से होता है ना। वाइल, जबकि बॉयटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, जो बॉयटिक है वो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, ठीक। सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबॉटिक, यानी कि मिट्टी और पत्थर और ये मिनरल्स के बारे में भी मैंने बताया, उम्मीद है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये क्या होते हैं? अबॉटिक होते हैं, यानी बेजान होते हैं, ठीक है, निर्जीव होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बॉयटिक रिसोर्सेज, लेकिन साथ ही में इन्होंने ये कहा है कि प्लांट्स जो कि हमारे आसपास रहते हैं, घरों में, गमलों में और जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह, और ये जानवर, ठीक है, ये क्या है? बॉयटिक रिसोर्सेज हैं, यानी जानदार हैं, ठीक। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources। ये कहना ये चाहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम उसमें करते हैं, क्लास में बांटते हैं या कैटेगरी में बांटते हैं अलग अलग, तो इसकी दो कैटेगरी बनती है। एक तो होती है रिन्यूएबल, यानी जिसको हम दोबारा से यूज़ करने के काबिल बना सकते हैं, है ना। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी जिसको हम दोबारा यूज़ के काबिल बना ही नहीं सकते, यानी एक ही बार यूज़ करेंगे और एग्जॉस्ट करने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, जैसे कि पेट्रोल। बहरहाल आगे आएंगी मिसालें तो मैं बताऊंगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि आसानी से या जल्दी से उनको हम दोबारा यूज़ करने के काबिल बना सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ तो इसमें ये ऐसे हैं कि बहुत ही बेइंतहा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बेहद हैं। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वो ह्यूमन की जो सरगर्मी हैं, कामकाज हैं, ह्यूमन की लाइफ से, किसी भी एक्ट से, किसी भी एक्टिविटी से उन पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है।
जैसे कि सोलर एंड विंड, यानी कि सूरज की जो रोशनी होती है ये सोलर एनर्जी के तौर पे ली जाती है, और विंड यानी हवा, ठीक है, हवाओं की जो एनर्जी है, ये इनका जो है, या ना ही सोलर का कुछ असर होगा, ठीक है, ना ही ख़त्म होगा हमारे किसी भी काम से, ना ही हवाओं का असर ख़त्म होगा हमारे किसी भी काम से, ठीक। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। अब ये कहते हैं कि, है ना, ठीक है, लेकिन लेकिन ये भी कहते हैं कि गैर जिम्मेदारी से जब यूज़ होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जिसमें पानी है या मिट्टी है ना, या ज़मीन भी कह सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट है, ये क्या कर सकता है, इनके स्टॉक को अफेक्ट कर सकता है, मतलब इस पर बुरा असर डालेगा, ठीक है, स्टॉक ख़त्म भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस वाटर और सॉइल या फॉरेस्ट, इनको मतलब सही यूज़ करने के काबिल बनाने के लिए इसमें पैसा खर्च होता है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, पानी को प्योर बनाने के लिए टाइम लगता है, पैसा खर्च होता है। फॉरेस्ट लगाने के लिए पैसा उतना खर्च नहीं होता है जितने आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत खर्च होता है, ठीक। कुछ पेड़ 2 साल में तैयार होते हैं, कुछ पेड़ 1 साल में तैयार होते हैं। तो अगर आप एक ही पेड़ एक ही रातों रात ख़त्म कर दें, तो आप इसको लगाने के लिए, आपको बनाने के लिए वेट करना पड़ेगा। हालांकि पानी वाला काम ऐसा है कि ये फटाफट हो सकता है, लेकिन इसमें दूसरे रिसोर्सेज यूज़ करके, पैसा खर्च करके तब ये कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसके स्टॉक को हमें सही से यूज़ करना है, केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक। क्योंकि प्योर फॉर्म में पानी कम होता चला जा रहा है, ठीक है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये कहा जाता है कि वाटर जो है सबसे ज़्यादा बेहद है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के तौर पर बेहद है, अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, सोर्सेज मतलब जहाँ से ये निकलता है, इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। ये कहते हैं कि पानी हालांकि बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, ठीक है, और लेकिन साथ साथ ये कहते हैं कि शॉर्टेज जो हो रही है, शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज, यानी प्योर पानी की शॉर्टेज, या पानी का जो नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं जहाँ से पानी निकलता है ना, वो सूखता चला जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में भी बड़े शहरों में ऐसा सुनने में आता है, ठीक। वाटर लेवल डाउन हो जाता है, तो पंप जब लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन का मतलब है यानी कि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम, वो रिसोर्सेज यानी कि वो जो हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, जिसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बना नहीं सकते दोबारा यूज़ करने के काबिल, है ना, आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, और इनका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का स्टॉक भी लिमिटेड है ना, यानी बेतहाशा नहीं है पानी की तरह या हवा की तरह, है ना, और जंगल की तरह हम पैदा भी नहीं कर सकते। तो इसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक। ये कहते हैं कि वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। यानी ये कहते हैं कि अगर एक बार नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का स्टॉक ख़त्म हो जाता है, जैसे कि पेट्रोल है या गैस है, अगर ये एक बार ख़त्म हो जाती है तो इसको हज़ारों साल लगते हैं बनाने के लिए, रिन्यू करने के लिए, या दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए, ठीक है, ठीक। रिन्यू तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको कहने का मतलब ये कि दोबारा बनने में इसको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, हज़ारों साल लग जाएंगे। मान लीजिए अगर 1000 साल लगता है तो ये बहुत ज़्यादा होता है। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, यानी इंसान की ज़िंदगी का जो वक्फा है, यानी इंसान की ज़िंदगी का जो टाइम पीरियड है, वो मैक्सिमम 100 साल जा सकता है। 100 साल 105 साल, बस, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। हालांकि 70, 60 और बाकी कोई भरोसा नहीं किसी का, मौत तो ऐसी चीज़ है कभी भी आ सकती है, ठीक। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें, जो स्टॉक है लिमिटेड स्टॉक में, इसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा समझ के, बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से यूज़ करना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें ये देखिए कि सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल, यानी ऐसे ही रिसोर्सेज को जो लिमिटेड में है, जो बनने में, दोबारा बनने में जो है इनको हज़ारों साल लगते हैं, है ना, तो इन्हीं को हम बोलते हैं, या इन्हीं को माना जाता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इन्हीं रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे कि कोल है, ठीक गाइस, है ना, कोल है, या जैसे पेट्रोलियम है, जैसे गाड़ी वाड़ी चलती है, आप समझ सकते हैं, या पेट्रोलियम में डीजल भी आए, डीजल भी ले लो, और ये सब चीज़ें। और नेचुरल गैस है, आर सम एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक। बाकी अपनी तरफ से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, और भी एक आध दो। चलिए गाइस, अब देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी
यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। ये कहते हैं कि रिसोर्स को यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बिना पर या डिस्ट्रीब्यूट बनने की बेसिस पर, है ना, दो तरह के इसका मतलब बनता है। दो तरह के रिसोर्सेज, दो तरह की कैटेगराइज बन जाती हैं। एक तो ये है पहली यूबिक्यूटस और दूसरा है लोकलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड से नाम से पता चल रहा है यानी कि जो आसपास हमें मिल जाए, और यूबिक्यूटस यानी कि यूबिक्यूटस बोलते हैं जो हर जगह मौजूद हो, यानी देशव्यापी। ठीक है, तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्यूटस। ये कहते हैं कि वो रिसोर्सेज जो हर जगह आसानी से मिल सकता है या आसानी से हासिल किया जा सकता है, जैसे कि हवा, यानी हवा हर जगह है, या सनरेज हर जगह है। सनरेज का तो खैर कहीं कहीं है भी, कहीं कहीं नहीं भी है, लेकिन हवा हर जगह है, तो जिसको हम सांस लेते हैं, ये क्या है, यूबिक्यूटस है। ठीक है, और बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। कहते हैं कि वो रिसोर्सेज जो कुछ ख़ास जगहों पर ही मिलता है उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड, जैसे कि कॉपर है, आयरन ओर है, या बहुत सारे हैं, सोना है, चांदी है ना, बहुत सारे हैं। ठीक है, पेट्रोल भी कह सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल भी हर जगह मिलता थोड़ी है। बहरहाल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन। टेरेन बोलते हैं यानी कि ज़मीन की बनावट कैसी है, मैदानी है, पहाड़ी है, कैसा है, और क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लाना, ये सब चीज़ें, इसका जो है ना, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स यानी जो हमें फिजिकली दिखता है, जैसे कि मान लीजिए टेरेन है, यानी लैंड किस टाइप की है, ज़मीन है ना, मैदानी है, कैसी है। क्लाइमेट यानी मौसम कैसा है, बर्फ़ वाला है, बर्फ़ वाला नहीं है, क्या है, रेतीला है। और एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई है ना, जैसे पहाड़ी, सिर्फ पहाड़ी इलाका है या किस तरह से क्या है मामला, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इस पर फ़र्क पड़ता है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर, यानी नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स वाइल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप बोल देंगे कि टेरेन है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड। ये तीन चीज़ें आपको याद रहेंगी, तो आप आसानी से बाकी आसपास की आजू बाजू की सेंटेंस आप बना सकते हैं, लिख देंगे आंसर। अब देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब ये भी कहते हैं कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या रिसोर्सेज का जो बंटवारा है, ये बराबर नहीं है, ज़मीन पर बराबर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है इसका, है ना। डिफर सो मच यानी ज़मीन पर फ़र्क रहता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ठीक है, जाहिर है कहीं पे मान लीजिए कि कहीं पे गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक है, तो जाहिर है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। या कहीं पे वहाँ पर है, पहाड़ी पे लोग रहते हैं, या मैदानी इलाका है, या वैसा इलाका वेलकोनो वाला है, क्या है, किस तरीके से, तो इन पे फ़र्क पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी नेचुरल रिसोर्स के बंटवारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक, तो गाइस समझ सकते हैं आप अब तक की कहानी वेरी वेल, कि उम्मीद है, अब मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया हो, और आपने फर्स्ट वीडियो, उसका मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज की कहानी सिर्फ इतनी ही। नेक्स्ट टाइम हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। हमारे चैनल किताबी दौलत को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।